नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मिडल ईस्ट में जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर पर हालात और खतरनाक होते जा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच टकराव अब सीधे सैन्य हमलों में बदल चुका है। मिसाइलें दागी जा रही है, ड्रोन हमले हो रहे हैं और पूरे इलाके में युद्ध की आग फैलती नजर आ रही है। इजराइल लगातार ईरान के ठिकानों को निशाना बना रहा है तो वही ईरान भी खुलकर पलटवार कर रहा है। यानी ये अब छिपी हुई लड़ाई नहीं बल्कि खुला टकराव बन चुका है। इस जंग की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इसमें दुनिया की बड़ी ताकत भी खींचती नजर आ रही है। अमेरिका पहले ही इजराइल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि ईरान को क्षेत्र के कई ताकतवर गुटों और सहयोगियों का समर्थन मिलने की आशंका जाहिर की जा रही है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट को जला देने वाला संभावित महायुद्ध बता रहे हैं। इस जंग का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर अब देखने को मिल सकता है। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं और अगर हालात और बिगड़े तो तेल $200 तक पहुंचने की आशंका जाहिर की जा रही है। सबसे बड़ा खतरा है हार्मुज स्ट्रेट को लेकर। दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। अगर यहाँ पर जरा भी बाधा आई तो वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा सकता है। यानी साफ है कि मिडल ईस्ट में चल रही ये जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर दुनिया के हर देश, हर बाजार और हर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान और इजराइल के बीच ये टकराव एक बड़े महायुद्ध में बदलने वाला है? क्या मिडल ईस्ट की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर वैश्विक राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक कितना गहरा होगा? इन्हीं बड़े सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन इसी बीच जो है हालात जो है हर एक दिन बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है कि जंग के बीच और बढ़ी तेल की कीमतें। आपको बता दें कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $104.55 प्रति बैरल हो चुकी है। अमेरिकी बाजार में क्रूड ऑयल $99.13 प्रति बैरल। यानी कि इसका असर जो है अर्थव्यवस्था पर भी, साथ ही आम जनता की जेब पर भी पड़ेगा। इकनॉमी पर बहुत बड़ा असर। और इजराइल, ईरान, अमेरिका, तीनों मुल्कों के हालात जो है इस वक्त लगातार देख रहे कि किस तरीके से बने हुए हैं। एक तरफ अमेरिका ना तो पीछे हटने को तैयार, लेकिन अब अमेरिका चाहता है कि बाकी जो नाटो देश है, यूएन जो है वो सपोर्ट में आ जाए, लेकिन अब तक ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। हालांकि मध्यस्थता के लिए अब कौन सा मुल्क सामने आएगा ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ कई तरह की खबरें जो है वो सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये युद्ध जो है वो रुकेगा नहीं और इस युद्ध में हमने ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटिश के पीएम स्टारमर ने की ट्रंप से बातचीत। हार्मुज को फिर से खोलने पर चर्चा हुई है। हार्मुज में नाकेबंदी पर जताई चिंता। स्टारमर ने कनाडा के पीएम से भी बात की है। तो एक तरफ ट्रंप ने यहाँ पर ब्रिटेन के पीएम यानी कि स्टारमर से बातचीत की है और स्टारमर ने कनाडा के पीएम से बातचीत की। और खबर ये भी है कि कनाडा के पीएम और स्टारमर की जल्द ही मुलाकात हो सकती है और स्टेट ऑफ हार्मुज को लेकर बातचीत भी हो सकती है। और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप जो है स्टेट ऑफ हार्मुज बंद होने की वजह से टेंशन में आ चुके हैं और इसीलिए अब वो मदद की गुहार लगा रहे हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाहते क्या है? क्योंकि इससे पहले जो एक बयान डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया था कि नाटो देश जो है वो सहयोग करे इस युद्ध में, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नया दावा सामने आया। जल्द बातचीत को तैयार होगा ईरान। ट्रंप की तरफ से कहा गया ईरान को हमने हरा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ईरान की सैन्य ताकत को कमज़ोर कर दिया है, ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है, ईरान को हमने हरा दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। यानी कि साफ तौर पर एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं कि इस महायुद्ध में अमेरिका की जीत हो चुकी है और ईरान हार चुका है इस जंग का। लेकिन ये जंग जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज 17वां दिन है इस महायुद्ध का और हाल ही में अमेरिका की तरफ से बड़ा अटैक ईरान के तेहरान में किया गया।
से कहा गया है। लगातार ये पूरा युद्ध जो है वो विध्वंसक स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट है, डीके गुप्ता विदेश मामलों के जानकार है, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका। त्यागी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी, आपसे समझना चाहेंगे सर ये युद्ध किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या अब इस युद्ध में कहीं आखिरी में जाकर कोई फुल स्टॉप दिख रहा है सर आपको? देखिए, हो भी सकता है। जब से अमेरिका के प्रेसिडेंट ने खार्ग आइलैंड के ऊपर अटैक किया है, तब से एक किस्म से ब्रेक लग गया है ईरान को। असलियत ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये ईरान का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो इसे रोक सकता है। ऐसे ही खार्ग आइलैंड ईरान का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। कारण ये है कि खार्ग आइलैंड वैसे तो 20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का है, लेकिन एक तो उस पे फ्रेश वाटर उपलब्ध है, दूसरे उसके चारों तरफ डीप वाटर है। डीप वाटर होने की वजह से वहां पे जेटीज बनी हुई हैं, यानी कि वो शिप जो ज्यादा ऑयल लेके जा सकते हैं वो वहां आके बर्थ हो सकते हैं। अब ईरान का जो शोर है, यानी कि जो कोस्टल लाइन है, वो शैलो है, यानी कि वहां पानी कम है, बड़े जहाज वहां आ ही नहीं सकते। लिहाजा ईरान के पास दूसरी कोई चॉइस ही नहीं है। ईरान का 90%, आई रिपीट 90% ऑयल पाइपलाइन के जरिए खार्ग आइलैंड पर आता है। यहाँ पे स्टोरेज बनी हुई है, ऑयल रिफाइनरीज भी है। यहाँ स्टोरेज है करीब 2 करोड़ बैरल्स की, और यहाँ पे लोडिंग कैपेसिटी की करीब 70 लाख प्रति दिन की। यहाँ से उस तेल को बड़े बड़े शिप में लेके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जाया जाता है। अगर ये खार्ग आइलैंड बंद हो जाए तो 48 घंटे में ईरान इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी, क्योंकि 90% ऑयल रुक जाएगा। और वैसे भी ईरान की इकोनॉमी पहले से खराब थी, वरना वहां पे प्रोटेस्ट ना हुए होते जो ये कह रहे थे कि हमारे लाखों रियाल में भी $1 नहीं मिल रहा है। अब सवाल ये है कि जब ट्रंप ने अटैक किया तो उन्होंने इस आइलैंड के खार्ग आइलैंड के केवल मिलिट्री ठिकानों को ध्वस्त किया। उन्होंने स्टोरेज को ध्वस्त नहीं किया, ऑयल रिफाइनरी को ध्वस्त नहीं किया। यानी उन्होंने एक किस्म से वार्निंग दे दी ईरान को कि अगर आप नहीं लाइन पर आते हैं तो मैं आपका यहाँ पे इसको ध्वस्त भी कर सकता हूँ, या इसे ऑक्यूपाई भी कर सकता हूँ। इन आइदर सिचुएशन ध्वस्त करें या ऑक्यूपाई करें। हालांकि वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो फिर इससे पूरी दुनिया में तेल के दामों में जो आग लगी हुई है वो और ज्यादा लग जाएगी। और ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरह से तेल की त्यागी आग के साहब, ऊपर। उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में तेल की कीमतों में और उछाल हो सकता है, हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल हो सकता है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा भी रास्ते हैं। वो रास्ते क्या है? वो पाइपलाइन है। जैसे सऊदी अरबिया ने एक ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन करीब करीब 1200 किलोमीटर लंबी है, जो रेड सी तक जाती है। ऐसे ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक पाइपलाइन जो डायरेक्टली गल्फ ऑफ ओमान में जाती है। लेकिन इन पाइपलाइन से जितना तेल आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो बैठता है करीब करीब 90 लाख बैरल्स, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है 2 करोड़ बैरल। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वो आधा है, पर फिर भी कम से कम आधी सप्लाई तो हो सकती है। वहां प्रॉब्लम ये है कि चूंकि रेड सी बीच में आता है, और रेड सी को हूती अभी तक तो युद्ध में आई नहीं है, लेकिन अगर इन पाइपलाइनों का इस्तेमाल किया तो हूती अगर उसे भी काट देते हैं बाब एल मंडेब के द्वारा, जो वो सकरा रास्ता है जो आगे जाके अरेबियन सी में पकता है, और वो जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करीब 30 किलोमीटर चौड़ा है, वो 29 किलोमीटर चौड़ा है, यानी कि और भी कम साकरा है। इसको कर देता है तो फिर प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि तेल की कीमत जो वर्तमान में है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल, यानी कि स्थिति आने वाले समय में और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। डीके गुप्ता साहब, मैं आपके पास ही आऊँगी।
सर, ये कोल्ड वॉर जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है? ब्लॉक पॉलिटिक्स की तरफ हम बढ़ चुके हैं या फिर बढ़ने वाले हैं? स्थितियां और भी ज्यादा खराब होंगी? जी, आप सभी को जय हिंद, जय भारत। देखिए, इसको अगर हम डेढ़ साल पहले से, मैं यही कह रहा हूँ कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टडी जब कर रहे हैं तो ईरान और यूएस को लेके कर रहे हैं। जब हम अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं तो हमें एक्चुअली उसका अध्ययन करना पड़ता है। अभी ईरान और इराक की युद्ध देखो, अगर आप देखेंगे तो डेढ़ साल से आप देखिए इसके पीछे कवायद क्या थी। यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा था और बैक टू बैक बातें जो है ट्रंप की और पुतिन की चल रही थी। अलास्का में दो राउंड की बातें हुई, उसमें क्या बात हुई और उसके अंदर क्या क्या स्ट्रेटजी की गई, क्योंकि ट्रंप का जो एक झुकाव पुतिन की तरफ है और यूरोपियन यूनियन को भी एक संदेश देना था कि आप हमारे भरोसे नहीं रहिए, अगर रहेंगे तो पैसा खर्चा करिए नाटो के लिए। तो वहां पे उनको धक्का देना था यूक्रेन के बहाने के, अगर यूक्रेन अगर क्रॉस कर लेता है रसिया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए, बैक टू बैक बातें हुई। चाइना के राष्ट्रपति, नॉर्मली तलखियां रहती हैं चाइना और अमेरिका में, लेकिन दो बारे बातें हुई। और वहां पे जब पहली बार बात हुई तो ताइवान से 1.46 मिलियन का जो है सब्सिडी देने वाला था अमेरिका, वो वापस कर लिया। लेकिन दूसरी बार बात हुई तो उसके बाद उन्होंने ताइवान को, जब इनसे रेयर अर्थ पे समझौता हो गया चाइना से, उसके कुछ हफ्तों बाद उन्होंने ताइवान को भी रिलीज कर दिया। अब यहाँ पे ये भी खबर है कि ताइवान भी जो है, ताइवान के चारों तरफ ब्लॉकेड कर रहा है चाइना। शायद 10 कल उसके मिलिट्री जोन में 10 एयरक्राफ्ट उसने भेजे थे। तो चाइना अपना ताइवान को देखे, रसिया अपना यूक्रेन को देखे। मैं चुपचाप रहूंगा ईरान के बहाने, अपना आप वहां पे देखिए। वेनेजुएला को मैं देख लेता हूं, ग्रीनलैंड को मैं संभाल लूंगा, इराक भी मेरे लिए एक टारगेट है। तो यहाँ पे अब और चीज देखने की बात है कि 1.5 साल पहले से अमेरिका ने जितने भी इन्वायरमेंटल संधियां थी सबको खारिज कर दिया। WTO से अपना नाम वापस ले लिया, WHO से सारा अपना सदस्यता वापस ले लिया। मतलब उन हर जगहों से जिस पर चाइना ने 15 से 20 सालों के अंदर चाल चली थी, चाइना उन हर चीजों में पैर डाला जहां पे कि क्लियर कट इंटरनेशनल लॉ नहीं थे। जैसे रेयर अर्थ, वहां पे आप कहां पे लेके जाते हो उसको? हाँ। रेयर अर्थ के लिए बहुत सारा कोई नहीं। तो डीके साहब, ये जो महायुद्ध वाले जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, क्या इसके पीछे भी चाइना ही है? चाइना नहीं है। देखिए, वर्ल्ड के अंदर 3-4 हेजेमोनी बनाने की कोशिश में है, तीनों चारों अपने अपने हिस्से की तलाश में है। तीनों में समझौता हो सकता है, जैसे पेप्सी है, कोका कोला है और 2-3 कंपनियां और कार्टेल बना लेती है। एयरटेल है, वोडाफोन है, ये सब 10 साल पहले केस चले थे, एक कार्टेल बना लेती है। इससे कम नहीं करना है पैसे को। तो इस तरह से 3-4 महाशक्तियां हैं जो कार्टेल बना लेती हैं कि तुम अपना देखो, मैं अपना देखूं, मैं अपना देखूं। ईरान को और वेनेजुएला जैसे देशों को मुझे देखने दो और तुम अपना ताइवान को देख लो। मैं यूक्रेन का मेरे लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे पॉलिटिक्स में, मेरे इंटरनल पॉलिटिक्स में यूक्रेन बहुत महत्व रखता है। रसिया में वोटिंग उसके लिए बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे इसीलिए जो आप देखेंगे तो चाइना बहुत मुखर होकर अमेरिका का विरोध नहीं कर रहा है, इसमें बोल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा मुखर होके। या भारत भी जो मीडिएट करना चाहिए, ब्रिक्स का इसमें चेयरमैन है, ब्रिक्स की तरह से एक पैनल बना के मीडिएशन के लिए अगर करे तो भारत की इसमें इंटरनेशनल पावर शेयर में कद बढ़ेगा अगर मीडिएशन करता है चाइना को, रसिया को या साउथ अफ्रीका को लेकर ब्रिक्स का। क्योंकि चेयरमैन हुआ, मैं चाहता हूं कि भारत ऐसा करे, उससे भारत का एक रुतबा बढ़ेगा। तो ये सबके अपने कार्टेल है, अपने अपने एरिया में एक पैर जमाना चाहते हैं। तो उसके लिए सबको एक दूसरे से रियायत चाहिए। चाइना को रियायत चाहिए कि अमेरिका इंटरवेन न करे ताइवान में, अगर मैं ताइवान कब्जा करना चाहता हूं या उस पर अपने एक करना चाहता हूं। यूक्रेन नहीं चाहता, रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन में अमेरिका ज्यादा हस्तक्षेप करे, बल्कि पीछे पीछे से हेल्प करता रहे। और ऐसे अब देखिए हेल्प कैसे हो रहा है। अभी यूक्रेन से बातें होने के बाद अब पूरा ऑयल भारत का, इस आज का ऑयल जो भारत का 1.6 मिलियन बैरल का आया हुआ है। तो इससे क्या हुआ कि इकोनॉमी बढ़ रही है उसकी, और देश जापान वगैरह भी रसिया से ले रहे हैं, उसकी इकोनॉमी बढ़ रही है। और उसके बाद वो चुपचाप यूक्रेन में जो काम कर रहा है, और यूक्रेन को कोई सपोर्ट इसमें कर नहीं रहा है क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी बिजी है। तो वो हम रूम मिल गया आपको रसिया को। इधर चाइना अभी कल ही परसों की बात देखेंगे, जापान की जो प्रधानमंत्री है, जरा उनकी तलखियां हल्का सा अमेरिका के साथ हैं। तो 2-4 उधर से नॉर्थ कोरिया से मिसाइलें चली आई साउथ जापान में, जापान में, ताकि तुम भी मेरे तो आपको चिरौरी करो। तो ये सब गेम एक वैश्विक गेम है, उसमें ईरान तो एक मोहरा था। और ईरान में भी देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए सबको बोला जा रहा है कि ये मेरी संपत्ति नहीं है, मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं हर स्टेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज वैश्विक इश्यू है। एक रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज
में अगर हम देखें तो अगर हम सीधी भाषा में बोले तो 58 किलोमीटर का चौड़ा क्षेत्र है, जिससे 22 किलोमीटर जो है समुद्री क्षेत्र में आता है ईरान के। 22 को यूनाइटेड नेशंस ने में इन्होंने साइन किया है कि ठीक है, आप अगर इतना कहते हैं तो मेरा 22 है, लेकिन पार्लियामेंट ने, मजलिस ने पास नहीं किया है। इसका मतलब ईरान उसको नहीं मानता, लेकिन वो कहीं ना कहीं विश्व की संपदा है। वो समुद्र जो है पूरे विश्व का समुद्र है, और उसमें अगर रेड सी में अगर ईरान अगर 22 किलोमीटर की सीमा के बाहर अगर अटैक करता है शिप्स को, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय नियमों का वो भी उल्लंघन आज से नहीं, पिछले 50 साल। नहीं तो डीके साहब एक बात बताइए, अंतर्राष्ट्रीय कानून का फिर पालन कौन कर रहा है? कोई कर तो रहा ही नहीं है इस पूरे महायुद्ध में। ये एग्जैक्टली यही बात है कि ईरान उधर नहीं कर रहा है, क्योंकि ईरान भी 50 साल से कहीं मिलिशिया खड़ा करके, कहीं इजराइल के साथ, कभी मिडिल ईस्ट में और देशों के साथ, कहीं सीरिया के साथ, कहीं इराक के साथ युद्ध करना, तो यहाँ पे नहीं कर रहा, अपनी हेजमोनी बनाना चाहता है। अमेरिका पूरे विश्व में बनाना चाहता है। तो हेजमोनी के कई प्रकार हैं। एक रीजनल है जिसमें ईरान, चाइना अपने रीजन में चाहता है करना, विश्व में अमेरिका करना चाहता है। तो जहां जहां जिसकी गोटी चल रही है कोशिश कर रहा है। अब उसमें क्या है कि किस समय हम किसको दोषी ठहराएं, क्योंकि कोई भी अपने अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ रहा। तो यहाँ पे भी यही चीज हो रही है कि देखो मेरी संपत्ति नहीं है और सब लोग आओ। अब जब नहीं सब लोग आएंगे सपोर्ट करने के लिए, तब उस समय अमेरिका अटैक करता है या कुछ करता। बोला मैंने सबको बोला था कि अब आइए, विश्व की संपत्ति है, कोई ऐसा ना कि जब मन करे ब्लॉक कर दिया इसको। तो ये सारी गेम जो है एक स्केचेज गेम है, जो साल 1.5 साल से प्लानिंग ट्रंप की चल रही थी इसके लिए। तो अब इसको क्या है, हम केवल ईरान के युद्ध के संदर्भ में देख रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। रसिया ने अभी भी कोई ऐसा शब्द नहीं बोला होगा ईरान के लिए, ब्रिक्स ने कुछ नहीं बोला, स्कोप एससीओ वो नहीं बोला। चाइना जो है केवल, क्योंकि चाइना के जो मिडिल ईस्ट के देशों से कॉमर्शियल रिलेशन बता रहा हूं, और इजराइल के साथ जो कॉमर्शियल रिलेशन है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ते हैं ईरान के साथ उसके रिलेशंस के। बीआरआई केवल ईरान में नहीं है, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर बीआरआई जा रही है। $50 बिलियन का खर्च हुआ है अमेरिका, बिल्कुल बिल्कुल डीके साहब, और बहुत बड़ा एक असर जो है मिडिल ईस्ट पर हम जरूर देख रहे हैं। त्यागी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। हम देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ हार्मोस में जो स्थिति बनी हुई है, अब डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि चीन ही है जो इसमें हेल्प कर सकता है और स्टेट ऑफ हार्मोस को सुचारू रूप से चालू करने के लिए। क्या लगता है आपको कि चीन इसमें दखल दे पाएगा? क्या चीन की वजह से सब कुछ ठीक हो पाएगा, या फिर हम नेवल वॉर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? आने वाले समय में और भी घातक तस्वीरें हम देख सकते हैं। देखिए, हम ये मानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि चीन अपना 90% ऑयल ईरान से ले रहा है, और एक लंबी संधि है 20-25 साल के लिए, और डिस्काउंटेड रेट के ऊपर ले रहा है। इसीलिए ईरान ने ये कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चीन के टैंकर्स पास हो सकते हैं, उनको नहीं रोका जाएगा, वो बराबर पास हो रहे हैं। जब चीन के टैंकर्स पास हो रहे हैं तो वो मदद करने क्यों आएगा जी? उसके मदद करने आने का प्रश्न कहाँ से उठता है? अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती, उसे तो प्रॉब्लम है ही नहीं। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम आ जाओ, फ्रांस आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, साउथ कोरिया आ जाओ, जापान आ जाओ। अब ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया तीनों ने कह दिया कि हमारा फिलहाल कोई प्लान नहीं है, हम इस पर मंथन कर रहे हैं। ये कहने का मतलब डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कि हम नहीं आ रहे हैं। फ्रांस ने कहा था कि हम 10 जहाज भेजेंगे, लेकिन बाद में आफ्टर ए सेकंड थॉट उन्होंने उसके ऊपर लगाम लगा दी। बाकी और कोई कंट्री आने को तैयार नहीं है। तो ट्रंप की ये प्लान तो मुझे सक्सीड होती हुई नजर नहीं आती कि दूसरे देश यहाँ पर आएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। तब उसने ये कहा कि जो नेटो की कंट्रीज है, खास तौर पे इटली, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, ये जो 4 कंट्रीज है, ये 4 कंट्री बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, न केवल तेल के लिए बल्कि अपनी और कमोडिटीज के आवागमन के लिए भी। तो इसका फायदा उठा के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी आप आकर हेल्प नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बड़ा खतरा होगा, और चूंकि आपके लिए खतरा होगा इसलिए आप आइए। उस आइए के ऊपर अभी फिलहाल मंथन चल रहा है, यानी कि वहां से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जैसे मेरे काबिल को पैनलिस्ट ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शैलो वाटर है,
और ईरान के पास हालांकि उसका नेवल जो फ्लीट है उसको करीब करीब तबाह कर दिया गया है, एयरफोर्स भी तबाह कर दिया गया, उसके एयर डिफेंस भी खत्म कर दिए गए। लेकिन समुद्र में उसके पास दो आइटम ऐसे हैं जो छोटे हैं मगर खतरनाक हैं। उनमें से एक आइटम है मिनी सबमरीन। जो ये मिनी सबमरीन है ये इलेक्ट्रॉनिक इंजन से चलती है, यानी इसमें आवाज कम होती है पानी के नीचे। दूसरे, ये शैलो वाटर में इफेक्टिव है, जहां समुद्र का गहराई कम होती है वहां ये ज्यादा प्रभावशाली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गहराई कम है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां कम से कम है वहां करीब 30 किलोमीटर है, उसमें से 22 किलोमीटर ईरान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी कि ईरान उस 3 किलोमीटर की बेसिक शिपिंग लेन के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। वहां शैलो वाटर है, वहां अगर आप इनको रखते हैं तो इनमें दो तरह की कैपेसिटी है, एक तो माइन लेइंग कैपेसिटी और दूसरी टॉर्पेडो या क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने की कैपेसिटी। यानी कि ये जो मिनी सबमरीन है ये दुश्मन के जहाज को, पानी के जहाज को, वेसल को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, एम्बुश कर सकती हैं। ये खतरा एक बना हुआ है। और प्लस अगर माइन लगा दी तो फिर तो परमानेंट खतरा बना हुआ है। माइन का रिमूवल तो एक बड़ी टिपिकल प्रक्रिया है जो हम पिछली सदी में देख चुके हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देख चुके हैं। तो इस वजह से नहीं तो त्यागी सर, आपको लगता है कि नाटो देश का इसमें दखल हो सकता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर नाटो देश नहीं बोलता है तो अंजाम वो बहुत बुरा भुगतेगा आने वाले समय में। साफ तौर पर नाटो देशों को भी चेतावनी दे दी गई है। बिल्कुल सही कहा। मैंने आपको 4 कंट्रीज के नाम बताए कि जो बुरी तरह से इस पर डिपेंडेंट है, खासतौर पे इटली, ग्रीस, स्पेन और बेल्जियम। इनका तो बहुत सामान यहाँ से ऑयल और दूसरी कमोडिटीज होती हैं, तो वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बुरी तरह डिपेंडेंट है। लेकिन अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप के ये कहने के बाद भी कि ये आपके लिए ज्यादा बड़ा खतरा है आने वाले समय में, लिहाजा आप आइए और आप आके इसको खुलवाने में मदद कीजिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स तो अभी आया नहीं है। अब तो जो चीज हाथ में है, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि अब अगर ऐसे में खार्ग आइलैंड का इस्तेमाल किया जाए, ये ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में मजबूर कर सकता है। क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है कि अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो मैं खार्ग आइलैंड पे जो आपके ऑयल रिफाइनरीज हैं और 2 करोड़ से ज्यादा वहां पे स्टोरेज टैंक्स हैं, मैं उन्हें तबाह कर सकता हूँ। उनके तबाह करने का मतलब होगा कि फिर जो उसका ऑयल आता है वो भी नहीं जा पाएगा स्ट्रेट हॉर्मुज तक, क्योंकि यहीं से शिप भर भर के ले जाए जाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर यही खत्म हो गया तो बेसिक खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल त्यागी साहब, और देखने वाली बात यही होगा कि अब ईरान का अगला कदम क्या होगा और किस तरह से कैसे आगे अब रणनीति पर काम किया जाएगा। आप दोनों बने रहिएगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, हार्मुज के मोर्चे पर अब डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ चुके हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया ने हार्मुज मुद्दे से बनाई अपनी दूरी। हार्मुज में नेवी शिप नहीं भेजेगा ऑस्ट्रेलिया। हार्मुज मुद्दे पर विचार नहीं कर रहे हैं, जापान की तरफ से कहा गया। ट्रंप ने नाटो और अन्य देशों से मांगा था समर्थन, और ऐसे में साफ तौर पर चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया कि अगर नाटो देश सहयोग नहीं करेगा तो इसका अंजाम आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। अब देखिए, नाटो देश की तरफ से साफ तौर पर एक अपना रुख जो है स्पष्ट किया जा रहा है। जापान ने कह दिया कि फिलहाल हम विचार नहीं कर रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान ने चीन से 1000 सुसाइड प्लेन खरीदे हैं। अगले कुछ दिन में ईरान पहुंचेंगे सुसाइड प्लेन। रिमोट से कंट्रोल होते हैं चीन के सुसाइड प्लेन के यहाँ पर बदले ईरान से तेल लेगा चीन, यानी कि साफ तौर पर चाइना का पूरा सहयोग यहाँ पर ईरान को मिलता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में सुसाइड प्लेन भेजने की बात सामने आई है, और ऐसे में देखने वाली बात कि अभी युद्ध जो है कितने फ्रंट पर खुलेगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, लेबनान पर इजराइल के लगातार हमले जारी हैं। बेरूत में हमले से कई इमारतों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। दक्षिणी लेबनान में मिसाइल से अटैक किया गया और हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। कई इसमें बुरी तरीके से घायल भी बताए जा रहे हैं। तो बेरूत में हमले से कई इमारतों को नुकसान, क्योंकि ये रिहायशी इलाका था जहाँ पर ये अटैक किया गया। कई इमारतें नेस्तनाबूद हो गए और ऐसे में लगातार
हर एक दिन हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। तेहरान पर अमेरिका इजरायल की भीषण बमबारी अब भी जारी है। तेहरान को एक बार फिर से टारगेट किया गया है। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक किया गया है। हमले के बाद सुने के धमाके की जोरदार आवाज। तेहरान में इजरायल के हमले से भारी बर्बादी की खबर सामने आई है। हमले में पुलिस चौकी और इमारत जमींदोज हो चुके हैं, यानी कि लगातार अटैक तेहरान में किया जा रहा है और अब तक तेहरान से 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया गया है। लोग इस वक्त डर और खौफ के साए में जीने को मजबूर है। तो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, त्यागी साहब और डीके गुप्ता साहब बने हुए हैं। गुप्ता साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या लग रहा है कि स्टेट ऑफ हार्मोज के मुद्दे पर अब अलग थलग अमेरिका होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ईरान के लिए तो ये बहुत सॉफ्ट टारगेट था। ईरान को ये बखूबी पता है कि वो हार्मोज को बंद करता है तो उसका असर जो है वैश्विक स्तर पर देखने को मिलेगा, जिसका असर हम देख भी रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है ब्रिटिश के पीएम स्टारमर से बातचीत करते हैं। स्टारमर जो है कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से बात करते हैं। इन बातचीत की क्या मायने निकाला जाए? देखिए, एग्जैक्टली जो ट्रंप चाहते हैं वो हो रहा है। एक्चुअली ट्रंप चाहते नहीं है कि सारे लोग स्टेट ऑफ हार्मोज पे मदद करें। वो एक ओवरव्यू एक पिक्चर बनाना चाहते हैं कि देखो, मैंने सबसे कहा था कि ये राष्ट्रीय संपदा नहीं है, इंटरनेशनल संपदा है, इसके लिए तुम लोग साथ आओ। उन्हें पता था कि इसका जवाब क्या होगा। उनको पता था कि चाइना का जवाब क्या होगा कि हम अभी विचार करेंगे। अमेरिका, हालांकि ब्रिटेन ने बोला है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं अपने पॉलिसी मेकर से मिलकर कैसे हम इसको सेना भेजें यहाँ पे। फ्रांस वगैरह ऑलरेडी साइप्रस अपनी सेना भेज चुके हैं, शिप भेज चुके हैं और एयरक्राफ्ट भी भेज चुके हैं रेड सी के लिए, हार्मुज के लिए। एक्चुअली स्टेट ऑफ हार्मुज अगर 1980 से 88 तक का इराक का युद्ध देखा जाए तो अमेरिका ने अकेले टैकल कर लिया था। टैंकर वार उसको बोलते थे। और उस समय लगातार जो है ईरान जो है, चूंकि उस युद्ध में इराक का सहायता अमेरिका कर रहा था और बार बार ईरान स्टेट ऑफ हार्मुज अटैक कर रहा था। अमेरिका ने अकेले टैकल कर लिया था उस जमाने में। तो इस जमाने में उसको पता है कि मुझे 2-3 बेस को क्लियर करना पड़ेगा, ये सारे शांत हो जाएंगे, क्योंकि बस एयर पावर नहीं है और नेवल लगभग डिस्टर्ब हो गई है। और ये जो है इनके जो बिछाए हुए सुरंगे हैं वो उसका कामयाबी निकाल लेंगे। लेकिन इससे क्या मैसेज जाता है कि मैं अकेले इसको देखो किया तुम लोगों के लिए। और स्टेट ऑफ हार्मुज चोक करना अमेरिका के लिए ज्यादा फायदेमंद है, बिकॉज उसकी जो ऑयल डिप्लोमेसी है। नहीं तो गुप्ता साहब, ये तो अमेरिका को पहले सोचना चाहिए था जब उसने ईरान पर अटैक किया। तब क्यों नहीं सोचा अमेरिका? बिना सोचे समझे अटैक कर दिया इजराइल की मदद लेकर। नहीं, ये कम से कम 1-1.5 साल से प्लानिंग है। वो बिना सोचे समझे कोई चीज अमेरिका नहीं कर रहा है। उसका 1-1 रुपया काउंट होता है वहां, जैसे बोलते हैं ना, उसकी 1-1 लाश वहां पे काउंट होती है। 1-1 रुपए का वहां पे लोगों को हिसाब देना पड़ता है। मैंने आपसे कई बार पैनल में बताया भी कि उसने 1 रुपया अभी तक खर्चा नहीं किया है। दुनिया के देशों से लेके उसमें मिडिल ईस्ट का भी ट्रिलियन पैसा है, बिलियन पैसा उसने टैरिफ से कमाया है। 1 रुपया उसने मैन पावर लगाया ना, फैक्ट्री लगाई है। 200 से ज्यादा बिलियन डॉलर कमाया है, उसमें से 40-50 बिलियन डॉलर 3 महीना युद्ध खींचेगा वो। तो पैसा अमेरिका नहीं लगा रहा। अमेरिका ऐसे, और ईरान का चाइना से जो गुप्ता साहब, एक बात आप समझिए, मान लेते हैं कि अमेरिका पैसा नहीं लगा रहा, लेकिन सेना तो अमेरिका की मर रही है ना। ये तो वो देखिए, युद्ध में कोलेटरल डैमेज हमेशा होता है। जैसे कि अगर आप ऑपरेशन सिंदूर में आती होगी, जैसे भारत, अमेरिका, पाकिस्तान बार बार बोलता है कि हमने इतने एयरक्राफ्ट मार गिराए थे। लेकिन भारत के अगर मिलिट्री लीडरशिप का बयान सुनेंगे वेरी फर्स्ट डे से, तो उन्होंने बोला कि शुरुआती दौर में हमको कुछ नुकसान हुआ था। भारत नहीं कहेगा कि मेरा 3 एयरक्राफ्ट गिराए गए या 4। उन्होंने शुरुआती दौर में एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ भी डैमेज होता है, लेकिन परसेंटेज ऑफ डैमेज देखिए कितना है। जहां पे 180 लोगों को मार दिया जाता है एक सीट पर, वहां पे उनके 4 सैनिक मारे जाते हैं। तो सब मिला जुला के 10 सैनिकों से ज्यादा ऊपर आंकड़ा नहीं गया होगा। तो ये तो स्वाभाविक है, कितना बड़ा युद्ध हो रहा है तो उसमें सैनिक मारे जाएंगे और वो कन्विंस कर लेंगे अपने कांग्रेस को। लेकिन यहाँ पे इश्यू है कि अगर मैं, यहाँ पे टारगेट ईरान नहीं है, यहाँ पे टारगेट स्ट्रेटेजिक पेपर के हिसाब से केवल और केवल चाइना है। और उस पे अगर कब्जा कर लिया उसके खौफ आयल पर, अगर अमेरिका ने अटैक करके, तो जो अभी टैंकर भेज रहा है ईरान चाइना के लिए, वो टैंकर भी नहीं जाएगा। चाइना की सप्लाई बहुत बड़ी बाधित हो जाएगी, वेनेजुएला से बाधित हो गई है कितना वो ऐसा। और चीन नहीं चाहता इंटरनली कि मैं ज्यादा तेल रसिया से खरीदूं, क्योंकि वो उस रीजन में रसिया को स्ट्रांग नहीं देखना चाहता है। तो ये सब बड़े ही कैलकुलस है, जिसका कि पहले से 1.5 साल से सब गणित बैठा ली गई है। ईरान तो एक ऐसा टारगेट था कि जब भी चाहूंगा तब आग लगा दूंगा। ये अमेरिका और इन थिंक टैंकरों की एक बड़ी चाल थी कि जब, ये तो हमेशा एक मुद्दा रहा है ईरान, जब चाहेंगे तब
देखिए ना, 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान अब ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, ऐसा कुछ भी ईरान नहीं कर रहा था, किसी पर अटैक कर रहा है कुछ। हालांकि शुरुआत हमास ने की थी, और वो दुनिया में सभी, चाहे किसी धर्म के लोग रहे हो, किसी के मेले में जाके 1400 लोगों को एक बार में मार देना, तो सबने उसकी भर्त्सना की थी। ईरान की शुरुआत वो थी, क्योंकि हमास वगैरह सब ईरान के ही लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान ने 12 दिन के युद्ध के बाद बहुत ज्यादा शांति से अपना काम कर रहा था। और स्वाभाविक है कि खुमैनी जो है न्यूक्लियर बम के ताकि वो ज्यादा रिलीजियस इस मामले में थे, बल्कि मुजतबा ऐसे नहीं है। तो ईरान ऐसा कुछ नहीं कर, लेकिन ईरान को लेना था टास्क पे, क्योंकि चाइना को टास्क पे लेना है। किसी तरह से उसके सारे एनर्जी की बात है, उसमें वेनेजुएला का लिया गया, अब ईरान को लिया गया। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे 2-4 दिन लोग मना करेंगे, 10 दिन में, तो ईरान के खार पे जो अटैक करके उस ऑयल के स्टोर को भी बस्ट करेगा। 2 रास्ते हैं ईरान से तेल निकलने के, एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, एक तुर्की से जो नॉर्थ बेल्ट से जाता है। तुर्की से ऑलरेडी अटैक करके ईरान ने इधर से पंगा ले लिया है, और इधर वाला अगर तेल हार्मुज है तो चाइना को इंपैक्ट होगा। तो इकोनॉमी अब चाइना को जो है उसको डिस्टर्ब करना, ये बहुत बड़ा टारगेट पूरे कांग्रेस के लिए है, आप समझ लीजिए कि अमेरिका में। और उसी क्रमों कदम पे काम कर रहे हैं ट्रंप जी। जी तरह जी। ठीक है, त्यागी साहब मैं आपके पास आऊंगी। सर, बार्टर सिस्टम चल रहा है चाइना और ईरान के बीच में, आप हमें तेल दीजिए और ईरान सप्लाई भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सुसाइड प्लेन्स जो है वो चाइना ईरान में भिजवा रहा है। सर, ये एग्जैक्ट है क्या सुसाइड प्लेन, और ये किस तरीके से काम करता है? देखिए, सुसाइड प्लेन रिमोटली कंट्रोल्ड प्लेन है। सुसाइड का मतलब ये है कि ये जाके दूसरे टारगेट से या दूसरे प्लेन से टकराता है। कहाँ टकराता है, ये कौन कंट्रोल करेगा? ये रिमोट कंट्रोल करेगा। रिमोट किसके हाथ में होगा अभी तक क्लियर नहीं है, चाइना के हाथ में होगा या ईरान के हाथ में होगा। क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि ईरान के अंदर 100% एयर डोमिनेंस या एयर सुपीरियरिटी इजराइल और अमेरिका ने एस्टेब्लिश कर ली है। लिहाजा इजराइल और अमेरिका के जो बम है वो 1-1 टन के हैं, और जो ईरान की मिसाइल है वो 100 केजी या 150 केजी की हैं। लिहाजा जो नुकसान है वो ईरान में ज्यादा हो रहा है। ईरान का नुकसान बाहर आ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि IRGC ने ये कह दिया है कि दुश्मन के हथियार का जो नुकसान ईरान में होता है, अगर कोई उसका वीडियो बनाता हुआ पकड़ा गया तो उसको हम दुश्मन का जासूस समझेंगे और उसके खिलाफ वही एक्शन लेंगे, यानी कि या तो सजाए मौत या उसका दाहिना हाथ और बायां पैर कटवा देंगे। तो इस किस्म की चीजें हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जैसे एक तरह की स्टोरी डॉक्टर DK गुप्ता जी ने बताई, मैं आपको दूसरी तरह की स्टोरी बताना चाहता हूँ। 2 साल पहले कजान में रशिया के ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी। ब्रिक्स का मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ काम करना है। तब उन्होंने कहा कि अरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, क्या वो पॉसिबल है बिना इंडिया के? इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, इतना बड़ा कंट्री। तो चाइना से कहा गया कि आप तुरंत इंडिया के साथ अपना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसे डाइल्यूट करो। उस मीटिंग से 24 घंटे पहले चाइना ने डेप्सांग और डेमचौक, ये 2 जगह जहां उसने पाबंदी लगाई थी पेट्रोलिंग की, वो तुरंत हटा ली। यानी कि क्या समझ में आया कि रशिया, चाइना और इंडिया मीन्स RIC ये मिल के प्लान कर रहे थे। उस प्लानिंग में ये भी था कि जो डॉलर की दादागिरी है उसे कम किया जाए, यानी कि जैसे इंडिया का UPI सिस्टम है ऐसे ही चाइना का भी है, रशिया का भी है। इन्हें एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड किया जाए, ताकि हम कम से कम ब्रिक्स के देश अपना व्यापार डॉलर में ना करें। अब ये जो कुछ हुआ कजान में, इसकी वानगी देखने को मिली पिछले साल, जब चाइना में SCO की मीटिंग हुई। वहां पे पुतिन जी और मोदी जी और शी जिनपिंग जी जब हाथ मिलाते हुए दिखे तो ट्रंप के ऊपर तक सांप लेटे होंगे। और फिर ये पॉसिबिलिटी अब और ज्यादा बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है? क्योंकि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को ईरान किसके साथ है? चाइना के साथ है। ईरान क्या समझा रहा है
वो ये समझा रहा है कि देखिए, आपने अमेरिका के ऊपर विश्वास करके देखा, अमेरिका को अपने स्पेस दी, अमेरिका को अलाउ किया कि वो अपने मिलिट्री बेसिस आपकी कंट्री के अंदर एस्टेब्लिश कर सके, पर क्या वो आपको सुरक्षा दे पाया? वो तो खुद ही सुरक्षित नहीं है इसको आपकी कंट्री में, तो वो आपको क्या सुरक्षा देगा? यानी कि अमेरिका के खिलाफ, जैसे इन्होंने बताया था कि अमेरिका ही सब कुछ कर रहा है, अमेरिका के खिलाफ भी कर रहे हैं ताकि ये कंट्रीज भी उनके साथ आ जाए। यूरोप जो पूरी तरह से माना जाता था कि वो नेटो के एक पार्ट है और अमेरिका के साथ है, लेकिन यूरोप के जो नेटो है वो तो डरपोक है। आप कल्पना कीजिए, 65 करोड़ लोग नेटो में है, यानी कि यूरोप में 35 करोड़ अमेरिका में है और 15 करोड़ रशिया में है। वो 35 करोड़ वाले अमेरिका से मदद मांगते हैं, किसके खिलाफ? 15 करोड़ रशिया के खिलाफ। यानी कि मेरा ये कहना गलत नहीं है कि वो डरपोक है, लिहाजा वो ऐसे समय में किससे डरेंगे? वो अब वो डरने के बाद, क्योंकि अमेरिका से उनको वो नहीं मिला, वो चाहते थे कि यूक्रेन पे अमेरिका उनके साथ रहे पूरी तरह, लेकिन अमेरिका नहीं रहा, लिहाजा वो भी उस न्यू चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में आ सकते हैं। ये एक सिनेरियो तो ये है कि ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इमर्ज, वन सिनेरियो। मिलिट्री सिनेरियो ये है, मिलिट्री सिनेरियो ये है कि कल को मान लीजिए अगर ऐसा हो जाता है कि खान आइलैंड के ऊपर अमेरिका का कब्जा नहीं हो पाता, या वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होती है और ईरान की तरफ से इतने अटैक और इतनी स्थिति पैदा की जा सकती है कि ईरान को मैनेज करना मुश्किल है, तो फिर याद करिए कि जब पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक हुआ था अमेरिका में, उसके बाद उन्होंने न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, यह कहकर कि देखिए युद्ध बहुत लंबा हो गया है, अनमैनेजेबल हो गया है, इसलिए हमें मजबूरी में यह न्यूक्लियर अटैक करना पड़ा। कल को अगर ये सिचुएशन आ जाती है कि युद्ध अनमैनेजेबल हो गया, कोई मानने कोई तैयार नहीं है, तो वो न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है, कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक भी अमेरिका कर सकता है ईरान के ऊपर। अब मैंने आपके सामने दो सिनेरियो रखे, या तो न्यूक्लियर अटैक या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये भी तो पॉसिबल है। आफ्टर ऑल ये नैरेटिव है, जैसे वो नैरेटिव है कि अमेरिका ने सोची समझी प्लानिंग के साथ ही ये सब कुछ किया है, वो भी एक नैरेटिव है। अच्छा, जो डॉक्टर गुप्ता ने कहा मैं उससे सपोर्ट करता हूँ एक हिसाब से। पिछले साल अमेरिका ने अपनी नेशनल पॉलिसी बनाई और वो नेशनल पॉलिसी पब्लिक डोमेन में है। उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात की गई है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी अमेरिका ने इनडायरेक्टली ये कहा कि जो मेरे पिछवाड़े हैं लैटिन अमेरिका, वो मेरे साथ है। जो रशिया का एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो रशिया के साथ है, और जो चाइना का एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो चाइना के साथ है। बहुत मुमकिन है कि ये तीनों सुपर पावर्स ने आपस में एक सीक्रेट संधि कर ली हो, ये कि अमेरिका यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं बोलेगा ताकि रशिया यूक्रेन को ले सके, रशिया ओपनली अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं बोलेगा ताकि अमेरिका ईरान के ऊपर अपना प्रभुत्व जमा सके, और ऐसे ही चाइना में रशिया और अमेरिका दोनों दिखाएंगे कुछ भी मगर मेनली कुछ नहीं करेंगे ताकि चाइना ताइवान को ले सके। तीनों सुपर पावर के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बने रहेंगे। ये उनकी उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा है जो अमेरिका ने पिछले साल निकाली है। इसलिए हो ये भी सकता है जो वो ये कह रहे हैं, और हो वो भी सकता है जो मैंने आपको धो दी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन आज की तारीख में स्थिति ये है कि अगर इस पूरे सिनेरियो के अंदर कोई तस्वीर बदली जा सकती है तो वो खान आइलैंड के ऊपर एक्शन या रिएक्शन से ही बदली जा सकती है। ठीक है, अब गुप्ता साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। फिलहाल आप खाड़ी देशों की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं, खासतौर पर सऊदी अरब, यूएई और कतर की अभी फिलहाल असल स्थिति क्या है? सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, ऑडियो अनम्यूट करिएगा। इस समय जो खाड़ी देश के युद्ध है, जिनको सो कॉल्ड अमेरिकन जो देश यहाँ पे है, जिनको उनका सहयोगी माना जा रहा है, लेकिन मैं उनको सलूट इस बात के लिए करता हूँ कि इस विषम परिस्थिति में भी वो मानवता के साथ खड़े हैं और वो कहीं न कहीं रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। वो कहीं न कहीं ईरान पे
न रिएक्ट करके एक रमजान के एक बहुत पवित्र महीने में वो एक संदेश भी दे रहे हैं कि भाईचारा मेंटेन रहना चाहिए, जबकि ईरान बार बार इंसाइट कर रहा है। मैं बता रहा हूँ कि ईरान इंसाइट कर रहा है, क्योंकि ईरान की जरा आइडियोलॉजी जो है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और जो सैनिक आइडियोलॉजी, जो मतलब रेडिकल आइडियोलॉजी खोमेनी परिवार का, जरा डिफरेंट। गुप्ता साहब, ये मान लिया जाए कि रमजान का अगर पाक महीना खत्म हो जाता है 4 से 5 दिन में, जो कि खत्म हो जाएगा, उसके बाद खाड़ी देश की तरफ से कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है? नहीं 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 लिया जा सकता। रीजन बीइंग कि जो यूएई और कतर, बहरीन, ये सब देश हैं, इन्होंने पिछले 25 से 30 सालों से एडॉप्टिव जो नेचर अपना रखा है। वहां पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की जो राजा पहलवी किया करते थे, महिलाओं के लिए स्वतंत्रता देना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, और कुछ ऐसे सरिया को इतना हार्ड ढंग से लागू नहीं करना जिससे हमारा डेवलपमेंट न रुके। क्रिश्चियनिटी के स्कूलों को भी बढ़ावा बहुत मिला है यूनाइटेड नेशंस। देखिए, हमारे अबू धाबी में पहली बार पूरा हिंदुओं का एक मंदिर बना है, जगह उनके राजा ने दिया है। तो इससे क्या ना, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं पूरे मिडिल ईस्ट के देश कि हम लोग अब जैसे वेस्टर्न कंट्री उससे आगे बढ़ेंगे। अब वही एक चारा है, तेल केवल पूरे लाइफ के लिए नहीं चलेगा वहां पे। उनको पता है कि उनको मेन स्ट्रीम में आना होगा। अगर हमको ऑस्ट्रेलिया से तुलना करना है, डेनमार्क से आगे जाना है, हमको ब्रिटेन से आगे जाना है, तो वो शायद इस रमजान के बाद भी अटैक नहीं करेंगे और चाहेंगे कि एक सुलझी हुई राजनीति से जो है फैसला हो जाए। लेकिन अमेरिका की जो हेजेमनी है वो ईरान को टारगेट करता रहेगा। या तो देखिए, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ईरान जो यहाँ पे बार बार एग्जिट की बात आ रही है, अमेरिका ने जानबूझ के एग्जिट पॉलिसी अपनी डिक्लेयर नहीं की है ताकि असमंजस में ईरान रहे। और ईरान के साथ एक और चीज हो रही है कि ईरान को 4-5 फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है। एक तो हिजबुल्लाह वगैरह को भी सपोर्ट करना पड़ रहा है। हमास चुप है इस समय। हमास ने परसों किया कि आप लोग शांति से बात करिए, हमास का ही डिक्लेरेशन है, और हूती भी इसमें चुप है। और अमेरिका और इजराइल क्या कर रहे हैं, तेहरान के अलावा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट सभी जगह अटैक कर रहे हैं ताकि वो डाइवर्सिफाई हो रही है उनकी सेना, और उनको इंटरनल कंट्रोल में भी जरा सा दिक्कत हो रही है लोगों के साथ मैनेज करने में। तो ईरान को वो इसी तरह से, मैं कई बार चैनल बोला कि वो चाहते कि वीक कर दें। बिल्कुल डीके साहब, यानी कि आपका कहना है कि ईरान जो है इस वक्त चौतरफा गिरा हुआ है। मैं आपके साथ रोकूंगी, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एलपीजी से लदा एक जहाज भारत पहुंच चुका है। भारत पहुंचा शिवालिक जहाज, भारतीय तेल वाहक जहाज पहुंचा है, शिवालिक गुजरात पहुंचा। आपको बता दें कि शिवालिक जहाज पर लोड है 54,000 टन एलपीजी। एक तरफ हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं किस तरीके से एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है, स्थिति क्या है, और इसी बीच एक राहत भरी खबर जो है वो ज़रूर सामने आई है। भारतीय तेल वाहक जहाज शिवालिक गुजरात पहुंच चुका है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। और इस संकट में अब एक तरफ हम एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें, दूसरी तरफ सरकार भी बार बार लोगों से अपील कर रही है कि वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करे। इसी बीच ये बहुत अच्छी खबर भी है। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। डी के साहब, मैं आपके पास ही आऊँगी, प्लीज़ अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। वहां पे जो मिडिल ईस्ट का मुद्दा था आपका बता रहे थे, मिडिल ईस्ट मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत कूल कंपोस्ट कंट्री है। मैं पिछले 15 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो कि नॉन यूएस एलाइज है, मतलब ईरान के अलावा जितने भी देश हैं वो अपना डेवलपमेंट कर बहुत आगे जा चुके हैं। उनकी डेवलपमेंट लाइन बहुत आगे जा चुकी है। और कहते दुनिया कितने लोगों को, देखिए यूएई का अगर पॉपुलेशन देखे तो 1 करोड़ भी नहीं है, लेकिन वो कम से कम कितने करोड़ लोग को रोजगार देता है वो। और वहां का जो नया सल्तनत बना हुआ है वो बहुत ही ज्यादा डेमोक्रेटिक वे में सोचता है, वो राजशाही सत्ता है, तभी वो देश आगे। देखिए चाइना को देखिए, चाइना एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे बिल्कुल क्लोज्ड इकोनॉमी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी चाइना विकास क्यों कर रहा है? क्योंकि वो डेवलपमेंट कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। अगर रेडिकल की तरफ जाता ज्यादा तो उसे में उलझा रहता हो। तो इसी तरह से यूएई के और बहरीन, कतर, ये सब देश मुझे लगता नहीं कि ज्यादा रिएक्ट करेंगे इसके बाद। और इन द मीन टाइम मुझे लग रहा है कि ईरान कहीं कहीं वीक होगा, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं ईरान हार जाएगा। अमेरिका ऐसा नहीं सोच रहा होगा जैसा मुझे लग रहा। अमेरिका सोच रहा होगा कि तुम हारो मत, वीक हो जाओ। वीक होने का मतलब कि जो इजराइल का मेरा डर है 15-20 सालों के लिए, तुम वही इराक के जैसा बने रहो। ये उनकी पॉलिसी, वो भी उम्मीद है कि जीत मानी जाएगी। ठीक है, डिफेंस स्ट्रेटजी। ठीक है त्यागी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या वाकई अमेरिका का सिर्फ ये मकसद है कि वो ईरान को कमजोर कर दे? क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया कि उन्होंने ईरान के सैन्य ताकत को बहुत कमजोर कर दिया है और अब ईरान जो है वो लड़ने लायक नहीं बचा है। इस युद्ध में हमने ईरान को हरा दिया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ये कह रहे हैं कि इस युद्ध में अमेरिका जीत चुका है, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। अगर जीत गए तो सर फिर तो ये लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए। ये तो डोनाल्ड ट्रंप का एक वे ऑफ वर्किंग है कि वो जो कुछ कहते हैं उसके अंदर तरमीम करते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बात समझ लेते हैं। लेकिन इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये समझने में कि ईरान के करीब 200 शहरों में और पिछले 17 दिनों के अंदर
करीब 15,000 हमले हुए हैं। हर हमले में जिस बम का इस्तेमाल किया गया है उसका एक्सप्लोसिव कंटेंट करीब करीब 1 टन का है, जिसमें उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर, आईआरजीसी हेडक्वार्टर, उनके इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, उनके साइंटिफिक रिसर्च हेडक्वार्टर और सबसे बड़ी बात स्पेस रिसर्च हेडक्वार्टर जैसे बड़ी बड़ी इमारतें नष्ट कर दी गई हैं, यानी कि न केवल आज के लिए बल्कि आने वाले भविष्य के लिए भी। और जो वहाँ का डैमेज है वो इसलिए सामने नहीं आ रहा, जैसे मैंने बताया कि आईआरजीसी ने ये घोषणा कर दी है कि अगर यहाँ के दुश्मन के हथियारों के इम्पैक्ट या डैमेज को वीडियो बनाया जाएगा तो उसे दुश्मन का जासूस समझा जाएगा। तो ईरान के अंदर इतना डैमेज हो चुका है, ये तो ऑन द मेन लैंड है, और तो और उनके जो केशव आइलैंड के ऊपर एक स्वीट वाटर प्लांट था जिससे एकदम 30 गांवों का पानी रुक गया, उसको भी उन्होंने बर्बाद कर दिया है। ऐसे समय में ईरान तो कमजोर हो ही गया, और प्लस अब अगर समुद्र में आए तो समुद्र में उसके माइन लगाने वाले 16 जहाजों को डुबा दिया गया, माइन लगाने वाली 1 दर्जन बोट्स को डुबो दिया गया, और जो उसके वारशिप थे करीब 60 से 70 उसके वारशिप को डुबो दिया गया ये समुद्र में। जो उसके एयर डिफेंस थे जो चाइना के सप्लाई किए हुए थे HQ-9, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में हमने धूल चटा दी थी, वो यहाँ भी अमेरिका ने उनके साथ किया, एयर डिफेंस उनका करीब करीब खत्म कर दिया। एयरक्राफ्ट उनके पुराने बाबा आदम के जमाने के F-14 वगैरह, उनमें तो वैसे ही ताकत नहीं है, लिहाजा वो कुछ इफेक्टिव नहीं रहे। नहीं तो त्यागी साहब, कोई तो मिसाइल, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल अभी भी ईरान के पास होगा जो आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि अब्बास अराक्ची की तरफ से ये कहा गया है कि अभी तो हमारे मिसाइल और ड्रोन बाकी है जिसका इस्तेमाल हुआ भी नहीं। ये बिल्कुल सही है। आईआरजीसी के एक कमांडर ने ये कहा था कि हमारे यहाँ 5 ऐसे शहर हैं जिसके नीचे 5 मिसाइल सिटीज हैं, और इसके अलावा हमारे पास 90 इससे ज्यादा मिसाइल लॉन्चिंग साइट है। और अगर हम एक मिसाइल लॉन्चिंग साइट से अमेरिका को 1 हफ्ते के लिए एंगेज करते हैं तो हम 1 साल से ज्यादा अमेरिका को युद्ध में उलझा सकते हैं। तो सवाल बिल्कुल सही है कि उनकी बहुत मिसाइल साइटें, उनके लॉन्चर नष्ट कर दिए गए। और टेक्निक क्या थी कि जैसे मिसाइल सिटी से लॉन्चर बाहर आता था, 4 मिनट के बाद उसके फायर करने के बाद लोकेशन का पता लग जाता था। जब लोकेशन का पता लग जाता था तो वहाँ अटैक किया जाता था। जब अटैक होता था तो 2-3 जगह ऐसा हुआ कि जो एंट्रेंस था मिसाइलों का, उस एंट्रेंस के ऊपर ऐसे हर्डल्स पैदा हो गए कि अब अंदर मिसाइल रखी हुई है लेकिन उन्हें बाहर नहीं लाया जा सकता। इसका मतलब कि उन्होंने ईरान को कुछ हद तक क्रिपल किया। तो ईरान का भी कहना सही है कि हमारी मिसाइलें बची हुई हैं, और ये भी सही है कि उनकी बहुत सारी मिसाइलें ऐसी पोजीशन में आ गई है कि है तो सही लेकिन उन्हें फायर नहीं किया जा सकता। एक बड़ा जखीरा उसका खत्म हो गया है, पर चूंकि ईरान की जो मिसाइलें हैं वो जाग्रोस पर्वत झील के ना टूटने वाली श्रृंखला, उसके नीचे 300 से 600 फीट गहरे के अंदर है, जहां तक GBU-57 बम का भी पूरी तरह असर नहीं होता जब तक एक के बाद एक ही जगह पे ना डाले जाए। तो ऐसी स्थिति में पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन मेजर पोर्शन खत्म हो गया है, और नहीं हुआ है तो आहिस्ता आहिस्ता अगले और 2-4-5 दिन में हो जाएगा। इजराइल में जो दिखाया जा रहा है कि इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया, कौन दिखा रहा है इस नुकसान को? क्या इजराइल दिखा रहा है? जी नहीं, ईरान दिखा रहा है। ईरान ने अपना नुकसान दिखाया है क्या? ईरान जो इजराइल का नुकसान दिखा रहा है वो बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है। इजराइल की जो एयर डिफेंस है उसे हर्मेटिक कहा जाता है, HERMETIC। हर्मेटिक का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी एरिया को सील्ड कर दिया जाए, ऐसे पूरे इजराइल को सील्ड कर दिया गया है। यानी कि वहाँ के जो लो रेंज, मीडियम रेंज, हाई रेंज, स्टार्टिंग फ्रॉम आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 2, एरो 3, एरो 4 और प्लस आयरन बीम और प्लस थर्ड और प्लस पैट्रियट, एक ऐसा सिस्टम है जिसने ईरान के एयर डिफेंस को एक किस्म से सील करके रखा है। तो वहाँ नुकसान जितना दिखाया जा रहा है उतना है नहीं। आप पूछ के देखिए,
इजराइल के लोग कहेंगे कि हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटी ठीक कर रहे हैं। अब एक या दो या तीन बिल्डिंग के बिखरे हुए कचरे को 15 बार दिखाने से ऐसा नहीं होता कि तेल अवीव नष्ट हो गया। जी बिल्कुल तो बिल्कुल मैं त्यागी साहब, बिल्कुल। और ऐसे में युद्ध का ये अंत जो है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। अब त्यागी साहब और डीके साहब, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त दिया न्यूज़ इंडिया को, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।